नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। रुक करते हैं खबरों का। पहली खबर, आतंकी अब हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के अगले ही दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर भी हमला करने की कोशिश की। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर तड़के 3 बजे 2 ड्रोन देखे गए। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के बाद से ही सेना अलर्ट पर है। ड्रोन देखते ही सेना ने 20 से 25 राउंड की फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन गायब हो गए। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चलाकर ड्रोन की तलाश कर रही है। और इससे पहले रविवार रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे। इस धमाके को करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके से छत को नुकसान पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 1:42 पर हुआ। धमाके में 2 जवानों को मामूली चोटें आई थी। ऐसा पहली बार था जब आतंकियों ने ड्रोन के जरिए हमला किया था। अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। ड्रोन देखे जाने के बाद सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवान कैंप के भीतर और आसपास के इलाकों में उस जगह की तलाशी कर रहे हैं जहां ड्रोन के गिरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर ड्रोन को गोली लगी होगी तो वो नीचे गिरा होगा। ऐसे में उसकी तलाश जारी है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि ड्रोन कहां से आया और जांच में जुटे अधिकारी दोनों ड्रोन के हवाई मार्ग का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने हवाई अड्डे की चारदीवारी पर लगे कैमरों समेत सीसीटीवी फुटेज खंगाली ताकि पता लगाया जा सके कि ड्रोन कहां से आए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। संभावना है ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है, पर ड्रोन इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसा वेपन कैरी करे जो कि डायरेक्टली 6 से 8 इंच की जो आरसीसी की जो ऊपर जो सीमेंट की जो सिविल सीलिंग है उसको छेदता हुआ अंदर चला जाए। ये कोई मामूली नहीं है। और फिर उसको रिमोट कंट्रोल करना है। रिमोट कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अगर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था जम्मू के अंदर से, तो कौन कर रहा था? और क्यों नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला? सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी सारी हैं वहां पे, सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी भरी हुई है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये हुआ है, अगर वो पहले पता होता। और दूसरी बात है, उसके बाद पता चल रहा है कि संदिग्ध पकड़े गए हैं। अब क्यों पकड़े गए हैं? अगर हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी होती तो 2 दिन 3 दिन पहले पकड़े जाते। तो बेसिकली जो है, अगर ये ड्रोन से हमला है या मोटर अटैक है, मोटर अटैक भी ऐसा ही होता है। धमाके दोनों में 2 धमाके हुए हैं। अगर इस तरीके के धमाके हुए हैं और या ड्रोन से भी अटैक है, तो सवाल पैदा होता है ड्रोन कहां से आया, कितना बड़ा था, कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोलिंग पार्टी किधर बैठी थी। ये सब इंडिया के अंदर से हुआ है। ये कोई सैटेलाइट के कंट्रोल से नहीं हुआ है। या तो फिर इतना, अगर प्रेडेटर जैसा ड्रोन होता बड़ा, तो फिर बहुत बड़ा हादसा होता। ये 15 गज दूर था हेलीकॉप्टर हैंगर से और उसको शायद मिस कर गया और इधर आया। तो ये एक किस्म से रिमोट कंट्रोल ड्रोन नजर आता है, जो मैन्युअली कंट्रोल्ड जो रिमोट कंट्रोल होता है, और वो अपने ही इलाके के अंदर कोई इसका कंट्रोल कर रहा था। और अगर रिमोट कंट्रोल टीम बैठी है और हमारी सिक्योरिटी को नहीं पता, इसका मतलब है हमारी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड बहुत कम है। श्री साहब को सुन रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर ड्रोन हमला हुआ है, अगर इस तरह की तरीके से अटैक किया गया है, तो इसमें सीधे तौर पर इंटेलिजेंस फेलियर है। और इसी के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। और रविंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है? लगातार सर्च अभियान जारी है, ड्रोन की तलाश की जा रही है, क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? एक बार विस्तार से बताएं। जी देखिए, आज भी 2 ड्रोन देखे गए हैं कालूचक आर्मी एरिया के पास में। और जब संतरी जो मचान पर बैठा हुआ संतरी था, उसने जब लाइट्स देखी तो उसने 20 से 25 राउंड फायर किए हैं और उसके बाद हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया है। हालांकि कुछ सस्पिशियस लोग जो हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो भी हो सकती है। हालांकि कल भी जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और खास करके कहा जाए उसमें जो है 2-2 किलो आईडी जो है वो इस्तेमाल की गई। जिसके बाद हालांकि जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वो कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव एयरपोर्ट होने के बावजूद लगातार वहां पर
2 अटैक होते हैं और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो इनपुट्स उनके पास होने चाहिए थे, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि जी पुंछ के अंदर भी देखा जाए तो पुंछ के अंदर से लगातार ड्रोन जो है वो रैकी करते हुए पाए गए। खास करके अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन जो है वो रैकी करते नजर आए। तो उससे अंदेशा यही जताया जा रहा था कि कुछ बड़ा पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन इस प्रकार पहली बार ड्रोन से हमला जो है हुआ है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स जरूर है, जहां से ये हमला जो है वो किया गया और आज भी रविंद्र ड्रोन देखे गए हैं। श्रीवास्तव, और अभी इसके एक बाद बात से हम समझने की हम कोशिश करें कि ये पहला ड्रोन हमला है। हालांकि अभी तक इसको लेकर जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी उनको कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इसको ड्रोन हमले की तरह देखा जाए या फिर हम ये देखें कि जम्मू कश्मीर, जम्मू में खासतौर पर, जम्मू वो इलाका जहां पर आमतौर पर इस तरीके का अटैक नहीं होते हैं, आतंकियों की इतनी हिम्मत वहां नहीं होती है क्योंकि वहां का जो लोकल जो लोग हैं उनका समर्थन उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से श्रीनगर में तस्वीर देखने को मिलती है। तो ये जो अटैक हो रहे हैं इनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्योंकि कालूचक रिहायशी इलाका है, बच्चों के स्कूल वहां पर है, अस्पताल वहां पर है, तो लोगों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आतंकियों के सरगना मारे जा रहे हैं, स्लीपर सेल जो है वहां पर उनको डीएक्टिवेट ठीक है कर दिया रविंद्र, गया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। बख्शी साहब, पहला कमेंट इसी बात को लेकर, बैक टू बैक दूसरे दिन एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की गई है जम्मू के कालूचक इलाके में, मिलिट्री के एरिया पर। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, कालूचक के इलाके में जो अटैक हुआ है इसको बहुत तस्वीर देखते हैं। और इस समय जो पाकिस्तान अपना कालूचक का जो एग्जाम्पल दिखाई है, इसका मतलब है हमारी सिक्योरिटी बहुत कमजोर है, हमारी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, लोग ज्यादा हैं, वेपन सिस्टम ज्यादा है, पर कोऑर्डिनेशन कम है, एक प्रॉब्लम है। लेकिन बख्शी साहब एक बात इसे हम समझने की कोशिश करें, मैं इससे पहले रविंद्र हमारे संवाददाता से भी समझने की कोशिश कर रहा था, जम्मू में आमतौर पर इस तरह के अटैक नहीं होते थे। अब पहले, बहुत पहले वक्त की हम बात करें तब होते थे, अब इस तरह के जो बैक टू बैक दूसरे दिन भी ऐसा किया गया है, ये हिम्मत दिखा रहा है उन लोगों की, वो हम लोगों को चुनौती दे रहे हैं। वो पहले भी देते आए हैं, किसने कहा जम्मू पे अटैक नहीं हुए? उन्होंने जम्मू पे पहले भी अटैक किए और अभी भी किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कभी भी अटैक पे कमी नहीं लाए हैं, हिम्मत उनकी है, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं। उनको पता है कि हम अपनी तैयारी हमने पूरी नहीं करी है। यहाँ तक कि जो ड्रोन की मामला है, उनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो मिसाइल छोड़ सकते हैं, उन्होंने खुद बनाए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। आप जो भी देखिए, हमने इसमें हम पिछड़ गए हैं क्योंकि हम इस बात को तवज्जो नहीं देते। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में इतने सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इतनी एजेंसीज हैं JNK में कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, ये प्रॉब्लम है सारी। बिल्कुल, ये बात सर आप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, कमांड कंट्रोल होना जरूरी है। इसको और थोड़ा महत्वपूर्णता के साथ समझें तो किस तरीके से आप समझाएंगे कल के और आज के इस घटना को लेकर? सिंपल सी चीज है, आपकी पूरी जो ड्रोन अटैक होता है और उसके ग्राउंड कंट्रोल, ग्राउंड पार्टीज भी यहाँ पे हैं जो उनकी मदद करती हैं, स्लीपर सेल्स हैं, और ग्राउंड अटैक जो होते हैं उनके लिए वेपन्स आ रहे हैं, उनके मनी आ रहा है, ग्राउंड सपोर्ट आ रही है, और फिर कहते हैं हमारे संदिग्ध 4 पकड़े गए, 5 पकड़े गए। अरे अब क्यों पकड़े गए, पहले क्यों नहीं पकड़े गए? क्वेश्चन ये है, आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी के ऊपर पत्थर पड़े तब आप चौकन्ने हुए। तो ये जो सारा का सारा हमारा सिस्टम में कमजोरी है, हम उसको दूर करने में हिचकिचा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात और मैं समझने की कोशिश करूं बख्शी साहब कि आखिरकार जो ड्रोन से अगर ये कोशिश की भी गई है इतने बड़ी घटना को अंजाम देने की, आपका बयान भी हमने चलवाया कि पासी में MI7 भी थे और भी कई हमारे वहां पर जहाज खड़े हुए थे, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, उनका टारगेट शायद मिस हो गया। लेकिन ये कितनी दूर से कैरी हो सकते हैं, कितना वजन वो लोग कैरी कर सकते हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी, ताकि हमारे दर्शक भी इसकी गंभीरता को समझ सकें? देखिए, ये भी जो अभी कल का ड्रोन था, ये भी छोटे वेट्स को कैरी कर सकता है, और ये भी अगर 2.5-3 किलो का भी वजन एक्सप्लोसिव होता है, वो 3-4 जहाजों को उड़ा सकता है अगर सही जगह पे लगे, तो काफी नुकसान कर सकता है।
ये मत सोचिए कि वो नुकसान नहीं कर सकता। और अगर मिसाइल छोड़ने वाला ड्रोन बराक जो आता हो वो और भी कार्यक्रम कर सकता है। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रुस्तम को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा मामला कंप्लीट नहीं हुआ। हम ले भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, पर हमने इसका पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन एक बात और हम समझे कि हाल ही में जो सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या उसका इससे कोई ताल्लुक हो सकता है? उसे इसको देखा जाना चाहिए जोड़कर, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर पहुंचे, शांति हो, लोग ठीक से रहें। क्या ये पाकिस्तान की हिमाकत इसीलिए हो रही है? देखिए, मैं अभी लास्ट पॉइंट बोलूंगा आपको। ये उनकी हिमाकत हर बार करते हैं, जब कोई मीटिंग ऐसी होती है वो करते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। आप जितनी मीटिंग्स करोगे वो करते रहेंगे। तो इसलिए, क्योंकि जब तक अपने एग्रेसिव नहीं होंगे, पीओके को नहीं देंगे, फौजें अंदर नहीं बढ़ाएंगे, वो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन बख्शी साहब, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, एक लास्ट कमेंट के रूप में क्या संदेश और क्या सुझाव आप देंगे? जब तक आपका पूरा जम्मू और कश्मीर एक कमांडर के अंडर नहीं आएगा, एक पूरा मिलिट्री कमांडर होना चाहिए जो पूरी एजेंसी को कंट्रोल करेगा, पुलिस, पैरामिलिट्री, सबको, और वो डायरेक्टली अपना जो योगदान देगा डिसीजन मेकिंग में, जो गवर्नर होगा उसको, और इस तरीके से सारा काम होगा जो भी होगा। यकीनन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। रविंद्र, मैं हाल ही में पूछ रहा था कि किस तरीके से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरह का संदेश गया है, वो क्या कह रहे हैं इस घटनाओं को लेकर? जी देखिए, कल की घटना हो या आज की घटना हो, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। और आज भी यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, पाकिस्तान का झंडा फूंका गया है। और उनका कहना है कि जिस तरह से कश्मीर केंद्रित पार्टियां, खास करके पीडीपी की महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान समर्थक बोली बोलती हैं, उसको लेकर निशाना साधा गया है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यहाँ के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, ड्रोन हमले करवा रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान से किस प्रकार बात की जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और यही वजह है कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डोगरा फ्रंट की तस्वीरें हमने देखी, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान का झंडा फूंका गया और इसके साथ ही वहां पर महबूबा मुफ्ती को लेकर भी क्या कुछ कहा गया। रविंद्र, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्या अलर्ट अब मोड पर आ चुकी है सुरक्षा एजेंसियां? आगे से ये माना जाना चाहिए कि इस तरह की हरकत अब नहीं होगी? जी बिल्कुल, हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा जितनी भी है, चाहे वो पंजाब के साथ लगती हो या हिमाचल के साथ लगती हो, उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। हालांकि आज जब ड्रोन देखे गए तो आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए, उनमें से कुछ संदिग्ध जो हैं वो नजर आए हैं। अब जल्द ही लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू के अंदर भी आतंकी हमले कई बार हो चुके हैं, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और कई बार आतंकी जो हैं यहाँ पर ढेर भी किए गए हैं। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साथ साथ चलती है जम्मू की सीमा के साथ, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एलओसी पड़ती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगातार पाकिस्तान कोशिश करता रहा है। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो हेरोइन की बड़ी खेप, जो इसकी कीमत जो है 135 करोड़ थी और सुपर फाइन क्वालिटी की हेरोइन थी, जिसमें एक घुसपैठिया भी मारा गया था। तो पाकिस्तान नार्को टेररिज्म के जरिए भी फंड जुटाना चाह रहा है, और ताकि कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू को भी अब दहलाने की कोशिशें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं चौकस हैं। लेकिन कहा जाए तो जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर हमला, और आज जिस तरह से सुबह 3 बजे और रात को 11:30 बजे के बाद जो है 2 ड्रोन देखे गए, और उसके बाद हालांकि संतरी अलर्ट था और उसने जो ड्रोन है उनके ऊपर जो है फायरिंग की है। हालांकि अभी भी ड्रोन की तलाश जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नजरें बनाए रखिए, हम ताजा और भी आपसे बाकी के अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब अलर्ट जारी है और ऐसे आतंकियों को जल्द ही पकड़ा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जिला पंचायत चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि बसपा जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी।
मायावती ने कहा कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि अगर ये चुनाव पारदर्शी होते तो हम जरूर लड़ते। उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से बसपा दूर रही। बसपा ने इन चुनावों में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव न लड़ने की वजह बताई है। मायावती ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में सर्वजनों को बचाना है, बसपा को सत्ता में लाना है। जब प्रदेश में बसपा की सरकार बन जाएगी तो जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे। हाल ही में एक ऐसी खबरें थी कि उत्तर प्रदेश में बसपा ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इन खबरों का मायावती ने खेद खंडन किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बसपा पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। बीएसपी ने भले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर लिया हो, लेकिन मिशन 2022 को लेकर मायावती कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से जहां खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है, जिसकी एक ये भी खास वजह थी कि जिसके कारण हमारी पार्टी को सन 1995 में इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात अपने बलबूते बसपा सुप्रीमो का द्वारा जो बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि अपने बलबूते उत्तर प्रदेश 2022 में विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन साथ में अभी जो जिला पंचायत को लेकर चुनाव चल रहे हैं, जिला अध्यक्षों को लेकर जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें जिस तरह की धांधली की जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की स्थिति अब देखने को मिल रही है, अगर पारदर्शी होते तो हम जरूर चुनाव लड़ते, लेकिन ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन साथ में उन्होंने अपने उन तमाम नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमें बैठना नहीं है, हमें संघर्ष करना है, 2022 के लिए संगठन को मजबूत करना है। इस तरह की तमाम बातें कही। लेकिन साथ में AIMIM के साथ में गठबंधन को लेकर जो बीते कई दिनों से अफवाहें उड़ रही थी, उनको भी उन्होंने विराम लगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं चल रही है। तो बीते रोज की हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया था, उन्होंने भी इनकार किया था कि उनकी बसपा के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है, बसपा के साथ किसी तरह के गठबंधन की चर्चा नहीं है, उनकी कोई चर्चा नहीं है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि ओवैसी ने 100 सीटों पर मैदान में उतरने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया था कि वहां पर यानी कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के 100 उम्मीदवार उतरेंगे। इसके साथ ही अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश में जुटी है और ये कोशिश में जुटी है कि 2022 की तैयारी किसी भी तरीके से ढीली नहीं होनी चाहिए। हमें तैयारी और पूरा जो ध्यान रखना है, हमें 22 पर रखना है। मायावती ने संदेश दिया है कि 2022 में उनकी जीत ही दर्ज होने वाली है। प्रदीप आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और भी ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रदीप, किस तरीके से देखा जाना चाहिए? मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने इनकार किया कि वो मैदान में अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगी। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर क्या असर देखने को मिलेगा इसका? देखिए, मायावती का ये जो ऐलान है, ये पहले भी इस तरह के ऐलान इन्होंने किया था जब पिछला पंचायत चुनाव था, सबको याद है। फिर बाद में इन्होंने अलायंस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया।
तो ये नेताओं की बयानबाजी होती है सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी कोर कमेटी को मजबूत करने के लिए। अगर हम बात करें तो जिला पंचायत में जो पंचायत चुनाव थे उसमें बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, जिसको लेकर अब वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो इनकी एक मजबूरी है कि ये इस समय यही बोलेंगे कि हम जो है कहीं कोलैबोरेशन नहीं करेंगे और हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सच्चाई ये है कि इनका कोई प्रत्याशी मैदान में था ही नहीं और ये डेलीगेटेड चुनाव होता है, तो जब प्रत्याशी नहीं थे तो ये चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में पंजाब में जो है कोलैबोरेशन किया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इनका कोलैबोरेशन होना तय है, क्योंकि जो दलित जाति की वोटर है, जो ओबीसी है और खासतौर से जो ब्राह्मण है, वो सभी वोटर को साधते हुए इनको मिशन 2022 दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसको बहुत जल्दीबाजी हम नहीं कह सकते कि फिलहाल जो मायावती का बयान है वो बड़ा सड़ा हुआ है। लेकिन प्रदीप आनंद, एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये माना जाता है कि बसपा का जो कोर वोटर है, जो दलित हैं, वो उन्हीं को वोट देते हैं, अक्सर ये माना जाता है। अब वो कोर वोटर आखिरकार कहां जाएगा अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो? मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि जो पंचायत चुनाव हुआ है, वो जो कोर वोटर जो उनके अपने वोट बैंक हैं, वो तो कहीं ना कहीं से बहुजन समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को ही ढूंढेंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जो वोटर हैं वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं और वो फिर जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है वो देखने को मिलता है, एक संख्या निकल के सामने आ जाती है। तो जो वोटर है वो अभी एक विकल्प की तलाश में है, जो ही विकल्प कोई मिलता है तो फिर वो उस विकल्प के साथ विलय कर जाएंगे। AIMIM के साथ भी गठबंधन को लेकर जो अफवाहें चल रही थी बीते कई दिनों से, बीती रोज असदुद्दीन ओवैसी ने खुद उसको लेकर बयान दिया था और अब मायावती ने भी बयान दिया है। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि MIM जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो कोई बेस नहीं है। अगर हम इन दोनों पार्टियों के कोलैबोरेशन की बात करें तो दूर दूर तक इस बात को हम नहीं लेके चल सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े दिग्गज नेता बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, फिलहाल वो अभी कांग्रेस में है। इस समय मायावती फूंक के कदम रख रही है और वह जितने भी उनके जो बेस वोटर है उनके साथ जो ओबीसी, ब्राह्मण और जो मुस्लिम वोटर हैं उनको जोड़ने की कोशिश करी है। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि हम किसी के साथ कोलैबोरेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं कि अगर वो MIM के साथ जुड़ने की बात करती है अभी तक का, तो उनके बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो उनसे सिर्फ कटते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इसको थोड़ा समझना होगा और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन प्रदीप आनंद, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य किस ओर जाएगा, किस तरीके की स्थिति बनेगी यह भी साफ नहीं है। लेकिन अगर बसपा और AIMIM का हम देखें गठबंधन, तो किस तरह की चीजें बदलती नजर आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका कोर वोटर कहीं ना कहीं एक मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा है। इधर दलितों की हम बात करें तो इससे किस पार्टी को फायदा हो सकता है, किसे नुकसान हो सकता है और आखिरकार क्यों इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है? क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, एक बहुत सीधा सा जो है वो जो चेहरा दिख रहा है वो, अगर MIM की बात करें, MIM मुस्लिम बेस है और मायावती के अपने बेस वोटर है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो भविष्य में सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा बढ़त लेकर आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं या फिर जो अन्य लोग हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि MIM और बसपा एक साथ मैदान में है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो समाजवादी पार्टी की जो हार है उत्तर प्रदेश में करीब करीब तय मानी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी इससे पत्ते जो है किसी दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने खोले नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है, ये देखने की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रदीप हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी साझा दी है। अब रुक करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर का। दरअसल सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच में ट्विटर की एक और मनमानी सामने आई है। ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ में छेड़खानी की है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर से वही गलती दोहराई है जिसे लेकर भारत सरकार की तरफ से ट्विटर की खिंचाई तक हो सकी है। आपको बता दें कि ट्विटर ने एक बार फिर से भारतीय हिस्से को चीन का हिस्सा बताया है। ट्विटर ने भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें लेह लद्दाख का बड़ा क्षेत्र चीन के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है। ट्विटर पहले भी इस तरह की गलती कर चुका है और जब ट्विटर से इस गलती को ठीक करने के लिए भारत की तरफ से कहा गया तो ट्विटर ने करीब
10-15 दिन का समय लिया था। ट्विटर ने इस बार फिर से इतनी ही बड़ी गलती की है, बल्कि इसके साथ में उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक बड़े हिस्से को एक देश के तौर पर दर्शा दिया है। भारत की सीमाओं को लेकर ट्विटर बार बार इस तरह की गलत जानकारी दे रहा है और सरकार इसको लेकर ट्विटर पर कार्रवाई भी कर सकती है। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2020 में ट्विटर ऐसी गलती कर चुका है। लेह वास्तव में लद्दाख में है, लेकिन ट्विटर ने इसे जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय की ओर से पहले ही ट्विटर को नोटिस जारी किया गया था। 9 नवंबर 2020 को ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट द्वारा जारी नोटिस में लिखा गया था कि ट्विटर लेह को लगातार जम्मू कश्मीर का हिस्सा बता रहा है। यह भारतीय संसद की संप्रभुता की भावना का उल्लंघन है, क्योंकि संसद ने लद्दाख को भारत का केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। लेह उसका मुख्यालय है। तो आपको बता दें कि लगातार ट्विटर के साथ जो ये तनातनी है वो लगातार जारी है। वो जारी इसलिए है क्योंकि बीते कई लंबे समय से ट्विटर और भारत के साथ में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनको लेकर ट्विटर से भारत सरकार ने जवाब तलब किया। लेकिन जवाब तलब करने के साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि ट्विटर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं चोरी छिपे मनमानी करता नजर आता है। सबसे पहली शुरुआत हम आपको बताएं कि जो वीडियोस वायरल होती हैं और उन पर किसी तरह की गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में सरकार ने कहा था कि ऐसे मामलों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ट्विटर ने इसे इनकार किया। ट्विटर को यह कहा गया कि आपको जो कानून भारत के हैं उनको मानना पड़ेगा। तो भारत के कानूनों को मानने की बात ट्विटर ने जरूर की, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट करीब कई घंटों के लिए फ्रीज हो गया था। उनके संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और उसको लेकर भी अब उन्होंने कई जोरदार हमला ट्विटर को लेकर किया था। ट्विटर ने उसको लेकर अपनी बात भी कही थी। साथ में इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ये भारतीय कानून का उल्लंघन है और इसके बाद आज एक बार फिर से ट्विटर के द्वारा जो गलती की गई है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। और 3 बजे 3 खबरों में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।